हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे इंडियन आर्मी के एग्जाम में आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, इसमें मैंने डाले हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न, जिसमें ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अपना पहला प्रश्न है 0.75 अनुपात अक्स समानुपात 5:8। दोस्तों, ये जो चिन्ह लगता है ये लगता है समानुपात का। किसका लगता है? समानुपात का। और समानुपात का चिन्ह आ गया, इसका मतलब समानुपात के टॉपिक से प्रश्न आ गया। तो इसका करने का फॉर्मूला ये होता है, पहले तो गिने कितनी संख्याएं, तो 1 2 3 और 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्याएं हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि बाह्य पदों का जो गुणा होता है, किनका? बाह्य पदों का गुणा। तो 0.75 को मैं 8 से गुणा कर लूं और उसको बराबर कर दूं किसके? मध्य पदों के गुणा के बराबर। तो 5 गुणा अक्स कितने होते हैं? 5 अक्स। यहां से मैं अक्स की वैल्यू निकालूं तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0.75 गुणा 8/5। यदि मैं इनको गुणा कर दूं तो ऊपर वाली जो हो गई वो हो गई 6 और बटे में आ गई 5। अगर मैं इसका इसमें भाग लगाऊं तो भाग गया एक बार, फिर गया 2 बार। तो अपने प्रश्न में अक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 1.2। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 1.2। अगला प्रश्न भी अनुपात से ही पूछा गया है, या फिर मैं इसको बोलूं तो ये सरलीकरण का भी प्रश्न होता है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि निम्न में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? अब सबसे बड़े अनुपात की बात करूं तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया है। पहले मैंने वो प्रश्न करवाया था, उसमें ये जो अनुपात है ये भिन्न में दे रखा था, लेकिन इस बार इस अनुपात को अनुपातिक रूप में दे दिया, यानी कि भिन्न में न देके इसको किस में दे दिया? अनुपात में दे दिया। तो 4:3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/3 लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं 5:4 को 5/4 लिख सकता हूं। ऐसे ही 7:6 को 7/6 लिख दूं और 9:8 को 9/8 लिख दूं। मैंने पहले वाले प्रश्न में क्या किया था कि बड़ी छोटी संख्या ऊपर दे रखी थी, छोटी वाली संख्या ऊपर दे रखी थी, तो मैंने क्या किया था इनके शून्य लगा दिया। इस बार ऊपर बड़ी संख्या दे दी, तो आप बड़ी संख्या देख के इसके शून्य न लगाएंगे तो ही अच्छा होगा, या फिर लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाग जा रहा है, इस 4 में 3 का भाग दूं तो मेरे पास आ गया 1। इसमें इसका भाग लगा दूं तो एक बार, इसमें लगाया तो एक बार, इसमें लगाया तो एक बार। अभी सभी संख्याएं बराबर आ रही, मेरे को पता नहीं चल रहा कि कौन सा अनुपात क्या है, बड़ा है। तो बड़ा अनुपात निकालने के लिए मैं सब में पॉइंट लगा लूंगा और आगे भाग देके देखूंगा। तो इसमें भाग लगाया तो शेष बच गया 1 और 3 आ गया। फिर इसमें 4 का लगाया तो पॉइंट आ जाएगा अपने पास 2 बार जाएगा। फिर इसमें पॉइंट लगाया तो इसमें जाएगा एक बार जाएगा। और फिर इसमें लगाऊंगा तो इसमें भी एक बार ही जाएगा। अब मैं देखूंगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 1.2 तो बड़ी नहीं है, तो 1.3 बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1.3। इसका मतलब अपना जो 4:3 है वही सबसे बड़ा अनुपात है। देखने में अपने को 9:8 बड़ा लग रहा है, ऐसी गलती एग्जाम में ना करें। तो अपना प्रश्न का उत्तर आ गया 4:3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, यदि A:B बराबर 3:4 तथा B:C बराबर 2:3 हो तो A:B:C का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ये एक ऐसा प्रश्न है, यदि इस प्रश्न की बेसिक अपने को आती है तो इस प्रश्न से अपन प्रतिशत के प्रश्न भी कर सकते हैं, लाभ हानि के प्रश्न भी कर सकते हैं और अनुपात समानुपात के प्रश्न भी कर सकते हैं। कई टॉपिकों के प्रश्न इस प्रश्न के द्वारा हम कर सकते हैं। तो प्रश्न को मैं करूं तो अपने को क्या पूछा है? ए, बी और सी पूछा है। तो मैं लिखूंगा ए, बी और सी मेरे को पूछा है। तो ए, बी और सी पूछा तो ए, बी, सी लिख लिया। अब बोल रहा है कि ए और बी कितना है? 3:4 है। तो ए तो है 3, पहले वाला क्या है? ए, दूसरे वाला क्या है? बी, तो दूसरे वाला बी है, तो ये हो गया 4। पहली लाइन में अपने को बोला है A:B कितना है? 3:4 है। तो ये वाली लाइन पहली में खाली रहेगी। अब आगे पूछा है, आगे बोल रहा है B:C बराबर 2:3 है। तो B और C तो ये रहा, और B कितना है? दूसरी लाइन में बोल रहा है B तो 2 है और C कितना है? 3 है। इस बार इधर से ये खाली रह गया। तो आप एक लाइन ऐसे खींचें, जो रिक्त स्थान शेष रहा है उसमें बराबर वाली संख्या लिखेंगे। ध्यान रखना
नीचे वाली संख्या नहीं लिखनी है, सिर्फ बराबर वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं तो आ गया 6, 4 को 2 से गुणा कर दूं तो आ गया 4 दूनी 8, अब 4 को 3 से कर दूं तो 12। तो अपने पास अनुपात आ गया 6:8:12। अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है तो अच्छी बात है, वरना नहीं मिले तो आप क्या करें, इसको और देखें कि ये और कट रहा है। तो अभी और कट रहा है, किससे कट रहा है 2 से कट रहा है। तो 3:4:6। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 3:4:6। प्रश्न नंबर 4 भी अनुपात से ही पूछा गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि 1200 रुपए को ए और बी में 5:3 में विभक्त करने पर बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। इस प्रश्न में मैं ऐसे मानूं कि एक पिता है और उस पिता के पास 1200 रुपए हैं। अब 1200 रुपए पिता के पास है तो उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम ए और एक का बी। अब बोल रहा है कि वो दोनों बेटों की संपत्ति का निर्धारण करता है, किस अनुपात में करता है 5:3 में अपने बेटों को संपत्ति देता है। यानी कि 5 और 3 का मतलब हो गया, यदि उस पिता के पास कुल 8 रुपए हैं तो वो 8 रुपए में से 5 रुपए तो ए को देता है और 3 रुपए किसको देता है बी को देता है। ऐसे ही वो 1200 का पूछ रहा है कि 1200 रुपए में बी का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो आप लिखें कि उसके 2 बेटे, एक का नाम ए एक का बी, और 5:3 में संपत्ति बांटेंगे। यानी अनुपातों में कुल संपत्ति कितनी है 5 और 3 8, और वैसे कुल संपत्ति कितनी है 1200। तो मैं क्या करूंगा 5 और 3 को जोड़ूंगा 8, और यहाँ पे कुल योग दे रखा है 1200। यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, इसको मैं गुणा कर दूंगा, आ जाइए मेरे पास 150। यानी कि 1 रुपए के बराबर एक डिजिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 150 रुपए हो गई। तो किसका पूछा है बी का पूछा है। तो बी के पास अनुपातों में कितने रुपए हैं 3 रुपए। तो 1 के बराबर 150, तो 3 के बराबर कितने हो जाएंगे। तो मैं सीधा ही 3 से गुणा कर दूंगा, 15 या 45, 450 रुपए बी को मिलेंगे। कितने में से 1200 रुपए में से 450 रुपए बी को मिलेंगे। शेष जो राशि है वो किसको मिलेगी ए को। लेकिन अपने को किसका पूछा है बी का पूछा है। तो बी का उत्तर हो गया 450 रुपए। अपना अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है 60 पैसे तथा 1 रुपए का क्या अनुपात होगा। यानी अनुपात में पूछा है और अपने को दिया है 60 पैसे और 1 रुपए। तो रुपए और पैसे में अंतर होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको सरल बनाने के लिए इस रुपए को भी पैसे में बदल लें, फिर इनका अनुपात निकाल दें। तो अनुपात का मतलब ये होता है कि ये क्या है अपने पास पैसे हैं और ये क्या है रुपए हैं। तो मेरे पास पैसे तो कितने हैं 60 पैसे, और रुपए कितने हैं 1। तो मैं इस रुपए को भी पैसे में बदल लूंगा। किसमें बदल लूंगा पैसे में बदल लूंगा। पैसे में बदलूंगा तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं तो 100 पैसे होते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, वरना यदि ये रुपए में दे रखा है तो 60 पैसे को भी रुपए में बदल सकते हैं। तो 60 पैसे को मैं रुपए में बदलूंगा तो इस 60 में 100 का भाग लगा दूंगा। लेकिन सीधा बनाने के लिए आप रुपए को ही पैसे में बदल लें। अब इनका अनुपात पूछा है। तो अनुपात होता है सरलतम, यानी कि संख्या जितनी कटे उतनी काटनी चाहिए, उसके बाद जो शेष बचेगा वो उनके मध्य क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको काटूं तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, फिर ये और कट रहा है 6:10 आ गया, फिर और कट रहा है कितना किससे कट रहा है 2 से कट रहा है। तो 2 से इसको काटा 3 आ गया, 2 से इसको काटा 5 आया। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो गया 3:5। यानी 60 पैसे और 1 रुपए का अनुपात हो गया 3:5। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है 16 तथा 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो प्रश्न को बिना पेन के भी कर सकते हैं। याद रखो मैंने हर वीडियो में आपसे चर्चा की है कि एक जो बच्चा जो आर्मी की तैयारी करता है उसको 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन अवश्य याद होनी चाहिए। अगर उसको ये याद होते हैं तो वो क्या करेगा 16 को 4 से गुणा करेगा 64 हो जाएंगे, और 64 का वर्गमूल जो होता है वो 8 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8। अगर ऐसे न करके मैं इस प्रश्न को अगर रूल से कहूं तो मेरे को पूछ रखा मध्यानुपाती, और मेरे को बोल रहा है कि 16 और 4 का क्या ज्ञात करना है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने का मतलब है एक संख्या आएगी जो इन दोनों के मध्य भाग में आएगी। मध्य पूछा है तो एक संख्या आएगी वो इन संख्याओं दोनों के मध्य में आएगी। तो मध्य में मेरे को पता नहीं कौन सी आएगी, तो मैं क्या लिख लूंगा अक्स लिख लूंगा। अभी अभी अपन ने इस जो वीडियो है इसके पहले प्रश्न पर चर्चा की थी कि जो अनुपात के प्रश्न आते हैं ये समानुपात का प्रश्न है। तो इसमें 4 संख्याएं होती है। कितनी संख्या होती है 4 होती है। लेकिन यहाँ पर कितनी बनी, यहाँ पर बना एक तो 16
और अक्स और 4, तो 1 2 और 3 संख्या में अपने को 4 बनानी पड़ती है। तो 4 बनाने के लिए मैं बीच में जो संख्या होती है उसको 2 बार लिख लेता हूँ। तो बीच में मेरे पास अक्स है तो मैं अक्स को अक्स 2 बार लिख लूं। अब मैं चिन्ह लगाऊं तो ये अनुपात हो गया, इन दोनों के मध्य समानुपात आ गया। फिर क्या आ गया, अनुपात आ गया। बाहर वालों को गुणा कर दूं तो आगे 64 और अंदर वालों को गुणा कर दूं तो आगे अक्स स्क्वायर। इधर इसका वर्गमूल करूं तो अक्स और इसका वर्गमूल कर दूं तो 8 आ गया। इसका उत्तर हो गया 8। अब इसी प्रश्न को अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसको द्वितीय अनुपाती भी बोलते हैं, क्योंकि मैं यहां से अक्स को गिनूं तो ये 2 नंबर पे आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, 1 और 2, 2 का मतलब हो गया द्वितीय अनुपाती। तो इस प्रश्न का मध्य अनुपाती पूछ सकता है और द्वितीय अनुपाती भी पूछ सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है जो कि घातांक करने से पूछा गया है। इधर देखो 3 की पावर अक्स लगा रखी है, इसका मतलब इधर वाले पद को अपन ऐसा का ऐसा साथ में लेके चलेंगे। इसका मतलब है कि 3 की पावर में यहाँ पर क्या आएगा, अक्स आएगा, जो कब आएगा, इधर वालों को मैं बराबर करूंगा। बराबर कैसे करूंगा, इधर मैं देखूं तो 3 की पावर 2 होती है, उसका मान होता है 9। कितना होता है, 9। और 3 की पावर 2 से ये 9 कट गया। अब मैं इसको काटूं तो ये ऊपर 27 हो रहा है, गुणा में 81 हो रहा है, बटे में 3 की पावर 4 है। इस 3 की पावर 4 को अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आए तो 3 की पावर 4 को मैं सीधा ही 81 से काट सकता हूं, क्योंकि 3 की पावर 4 का मैं प्रसार करूंगा तो मेरे पास 81 आ जाएगा। तो मैं इसको सीधा भी काट सकता हूं, लेकिन यदि किसी के नहीं समझ में आए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। 3 की पावर 4 है तो इसका मतलब है कि 3 4 बार गुना है। कितनी बार गुना है, 4 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आपको पता है 3 को इससे काटें तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। फिर मैं इससे एक बार काट दूं तो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर एक बार और काट दूं तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं इसको, ये 1 आ गया। अब इसको मैं काटूं तो ये कितना आ गया, 27 आ गया। यानी कि 27 बराबर हो गया 3 की पावर अक्स। यदि मैं 27 को 3 की पावर अक्स के रूप में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3 बराबर 3 की पावर अक्स। अब क्या होता है, घातांक करने में ऐसा होता है कि यदि बराबर का चिन्ह हो और आधार सेम हो तो घातें भी बराबर होती हैं। तो इस अक्स का मान हो जाएगा 3, तो अक्स बराबर आ गया 3, जो कि प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करूं तो काफी सरल प्रश्न है और इसमें कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है, वो शून्य जो लगा हुआ है वही लॉजिक है। अब लॉजिक की बात करूं तो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यदि किसी पद के ऊपर, यानी कि ये 1 है और इसके ऊपर शून्य लगा दूं तो ये 1 हो गया। ये 2 है, 2 के ऊपर शून्य घात लगा दूं तो ये भी 1 हो गया। अब मैं बात करूं, ये मेरे पास 788 है और इसके ऊपर भी शून्य लगा दूं तो ये भी 1 हो गया। ये मेरे पास अक्स है और इसके ऊपर शून्य लगा दूं तो ये भी 1 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी पद रहे उसके ऊपर यदि घात शून्य लग गई तो उसका मान हो गया 1। ऐसे ही 2 की पावर शून्य है तो इसका मान हो गया 1, और 1 को मैं 4 से गुणा करूंगा, माइनस का चिन्ह लगाऊं। 3 की पावर 0 का मान हो गया 1 गुणा 2 की पावर 0 का मान हो गया 1। 4 को 1 से गुणा कर दूं 4 आ गया, माइनस 1 को 1 से कर दूं 1 आ गया। इस 4 में से माइनस 1 को मैं घटा दूं तो मेरे पास 3 आ गया, जो कि अक्स का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है जो काफी सरल दिखने में काफी सरल है। इस प्रश्न में सिर्फ गुणा करके पूछ रखा है, लेकिन कई स्थानों के बाद पॉइंट लगा रखा है। तो गुणा में क्या करेंगे, अपन लोग इसको सीधा ही ले लेंगे। मैं पॉइंट को एक बार छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दूंगा, पॉइंट को छोड़ दूंगा। तो इसको लिख लूं मैं 43, इसको लिख लूं 2, तो इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 11। अगर मैं 43 को 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 86, और इसको मैं गुणा कर दूं 11 से तो ये आ गया मेरे पास 946। कितना आया, 946 आया। अब मैं इसमें पॉइंट लगाऊंगा, तो पॉइंट कितने स्थानों की बात है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। एक शून्य इधर लगा दे ताकि प्रश्न थोड़ा सुंदर लगने लग जाए। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 0.0946। अपना 10 नंबर प्रश्न है, सरलीकरण से पूछा गया है। यदि वर्गमूल और घनमूल याद हो तो काफी सरल प्रश्न है। जैसे कि 144 है, उस 144 का, इस 144 में 144 का भाग लगा दूं तो ये आ गया 10। 144 का भाग इसलिए लगाया, आप देखेंगे कि ये जो प्रत्येक पद है इसका दुगुना हो रहा है, तो दुगुना हो गया, इसका मतलब 2 आ गया। इसको मैं एक बार और काटूं तो ये हो गया 5, और इसको काट दूं तो ये हो गया 2, इसका मतलब 5 दूनी
10 हो गए। कितना हो गया? 10। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 10। एक बार वापस देखें, 1440 गुणा में 12 बट्टे में 288 और गुणा में क्या आ गया? 6 आ गया। इसको मैं काटूं तो ये आ गया 10 और इसको काट दूं तो ये आ गया मेरे पास 2, इसको काट दूं तो ये आ गया 5 और इसको काटूं तो ये आ गया 2, 5 दूनी 10, फिर से 10 ही आया है, इसका मतलब 10 सही हो गए। तो दोस्तों ये थे अपने इंडियन आर्मी से या फिर डिफेंस एग्जाम का, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड 10 प्रश्न। दोस्तों मैं ऐसे ही आगे भी मॉडल पेपर अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो की जो अच्छाई है या फिर बुराई है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।